बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बांग्लादेश के इलेक्शंस कंक्लूड हो गए हैं और जो बीएनपी है उन्होंने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री अचीव की है जहाँ पे 299 में से 212 सीटें वो जीत के हैं। बीएनपी खालिदा ज़िया के जो बेटे हैं उनकी लेड पार्टी है जो फौत हो चुकी हैं, खालिदा ज़िया साहब, तारिक रहीम साहब, उनकी अलायंस थी जमात इस्लामी JIB के साथ, जिसके अंदर ये सारी सीटें अक्रू हैं। यानी कि बेसिकली जो फस्तायत हसीना वाजिद ने रखी हुई थी वो ख़त्म हो गई है और उसके बाद एक नया जन्म लिया है बांग्लादेश की जमहूरियत ने। ज़ाहिर है इसके अंदर डीप स्टेट कंट्रोलर्स हैं बांग्लादेश के अंदर। शेख हसीना के दौरान जो डीप स्टेट उनकी मिलिट्री वहाँ पे चीज़ें कर रही थी, लोगों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत कर रही थी, अब उनको नए पार्टनर्स मिल गए हैं। लेकिन फिर भी फ्रेशर फेसेस सामने आ गए हैं। जो लोग एग्जाइल में थे वो मुल्क में वापस आके अब हुक्मरानी करेंगे। तो लेट्स होप, प्रे करते हैं कि बांग्लादेश के लोगों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल नज़र आएगा। इंडिया ने इसके ऊपर बड़ा फीका फीका जवाब दिया। उसकी वजह यह है कि उनकी मंजी ठुक गई थी बांग्लादेश के अंदर। उनकी जो पपेट थी शेख हसीना, वो पनाह लेके इस वक्त इंडिया में बैठी हुई हैं। कभी वो वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कभी उनके ऑडियो मैसेजेस चलाए जाते हैं ताकि किसी तरह बांग्लादेश के इलेक्शन को स्वे किया जाए। यानी कि आपको रियल टाइम नज़र आ रहा है कि इंडिया दुनिया के अंदर क्या हरकत व सकनात करने की कोशिश कर रहा है और अल्लाह की रज़ा और मर्ज़ी की बात हर जगह ही उसको बिस्ती करवानी पड़ी है। पाकिस्तान ने भी सिमिलर बयान दिया इंडिया की तरह कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी हो, भरपूर तरीके से हो और चीज़ें चल सके। ऑब्वियसली ये रूल्स हम पाकिस्तान के अंदर नहीं अप्लाई करना चाहते। खुदा न खास्ता पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ना आ जाए, लेकिन बांग्लादेश में ज़रूर होनी चाहिए। अच्छी बात है, चलो कम से कम हमने एक्स पाकिस्तान, जहाँ से बेसिकली पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुई थी, उनके लिए तो खैर की दुआ मांग ली। रियलिटी ये है दोस्तों कि इंडिया जो पूरे रीजन के अंदर पिछले 10-12 साल से हेजमनी कायम करा था वो अफेक्टिवली टूटती जा रही है। अब उनका नेक्सस सिर्फ अफगानिस्तान के साथ रहता है, बाकी वो पूरे रीजन में वर्चुअली आइसोलेटेड है, जिसकी वजह से उनकी डेस्परेशन नज़र आती है। जो वो दहशतगर्दी के हमले दहशतगर्द BLA के थ्रू करवाते हैं और TTP के थ्रू करवाते हैं। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर आप नेपाल देखें, श्रीलंका देखें, बांग्लादेश देखें, चाइना देखें, पाकिस्तान देखें, इंडिया वर्चुअली आइसोलेटेड है और इससे कॉन्सिक्वेंसेस आपको ग्लोबल स्टेज पे भी नज़र आते हैं। हाउएवर ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं। पूछे क्यों? इंडिया को यूनिक एडवांटेज है 1.5 अरब की मार्केट होने का। हर कोई वहाँ पे माल डालना चाहता है, वहाँ से रिसोर्स लेना चाहता है। और जो अमेरिका और इंडिया की डील हुई है और जो अमेरिका और यूरोप की डील हुई है, उससे आपको साफ नज़र आता है कि अमेरिका अब और यूरोप खुशनुदी अपने सारे तलकात इंडिया के पीछे रख रहा है। ट्रंप इवन दो कभी कभार बयान दे देता है कि 10 जहाज़ गिरे, 7 जहाज़ गिरे, 6 जहाज़ गिरे, लेकिन इस पर ज़्यादा हमें छाती पीटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिकली स्पीकिंग वो अभी भी सौदेबाजी कर रहे हैं इंडिया के साथ और उन्होंने टैरिफ्स पाकिस्तान से 1% कम कर दिए इंडिया के लिए और यूरोप भी उनको एक्स्ट्रा एक्सेस दे रहा है। तो रियलिटी ये है कि लोकली एज ए लोकल हेजेमॉन इंडिया निस्तो नाबूद हो गया, लेकिन अब सुपर पावर्स दुनिया की इंडिया को रेस्क्यू करने आ रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया पोलराइज हो गई है और उस पोलराइज दुनिया के अंदर हर जगह हर किसी को एलाइज चाहिए। पाकिस्तान को एक यूनिक पोजीशन मिलती है कि ज़ाहिर है बांग्लादेश के साथ हमारे टाइज बहाल हो गए हैं, उनका पहला बहरी जहाज़ भी यहाँ पे आया है, हमारा सामान वहाँ भी जा रहा है, तो हमें चाहिए इस रिलेशनशिप को हम फॉस्टर करें। जो हमने पीछे स्टैंड लिया था उनके लिए क्रिकेट के अंदर, हमें उसको फॉलो थ्रू करना चाहिए था। अगेन हमने बांग्लादेश को लेवरेज करके PCB ने अपना काम सीधा कर लिया, पैसे ज़्यादा कमा लिए। कल आने वाले परसों आज तो जुम्मे इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। मेरे ख्याल से ये एक गलत डिसीजन था। हमें पैसों का लॉस करके रीजनल हेजेमनी ज़रूर कायम करनी चाहिए थी। मसलन कि ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होता। बहरहाल मैं और आप तो बातें ही कर सकते हैं, करना तो जो कुछ है वो रियासत ने करना है। रियासत क्या कर रही है और रियासत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? XPM की आंख तकरीबन ज़ाया हो चुकी है। अब इसके ऊपर एक ग्रेट डिबेट शुरू हो गई। सरकार के एरिया हमने हर चीज़ की है जो पॉसिबल थी हमारे लिए, हमने हर फैसिलिटी दी है, आप जिस मर्जी हॉस्पिटल ले जाना चाहें तो कर लें, लेकिन ये सब कुछ पोस्ट फैक्ट है। जब ये हो रहा था, खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, तो लोग बाहर पिट रहे थे कि भाई क्यों नहीं करवाई जा रही। उस वक्त लोग मुड़ मुड़ के गालियाँ दे रहे थे कि ये कंस्पिरेसी थीरीज़ है, ये यूथी हैं, ये है वो है। हो गया जो होना था। अब जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या होंगे? एक, इंटरनेशनली आपको फेस लूज़ करना पड़ेगा। ज़ाहिर है इमरान खान के चाहने वाले पूरे दुनिया के अंदर हैं, उनके अपने बच्चे UK में बैठे हैं, वहाँ से शोर तो मचाएंगे। वेदर उसका इम्पैक्ट आता है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है, प्रॉब्ली नॉट, लेकिन आपकी बदनामी तो होगी। अगेन होता क्या है कि जो आपके दुश्मन होते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई और हो, वो इन्हीं लाइंस के ऊपर गेम्स खेलते हैं। वो इन्हीं पॉलिटिकल डिविजन्स, एथनिक डिविजन्स को लेके इसको मैनिपुलेट करते हैं। और ये खान साहब की आंख वाला मामला तो प्रॉब्लम हमने खुद ही क्रिएट की है। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको।
बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। अगेन मैं इसमें दोषी ठहराता हूं हमारे रियासती इदारों को कि आप बिला वजह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए और लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए। क्योंकि जब आपका इमेज दुनिया भर में नेगेटिव होता है, और इस चीज़ से होता है नेगेटिव, जो आगे XPMs इस तरह ट्रीट होते हैं। इमेज तब भी नेगेटिव हुआ था जब मरीम नवाज साहिबा का होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़ के अरेस्ट किया था कि जी औरतों के साथ ये हो रहा है, और इमेज अब भी बहुत नेगेटिव हो रहा है जब इमरान खान साहब की आंख को जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई है और उनकी आईसाइट शायद जा सकती है। इस पे इंडिया एडवांटेज लेगा, इस पे आपके इंटरनेशनल नाक़दीन एडवांटेज लेंगे। तो ये जो ग्रेट गेम ऑफ चेस आप खेल रहे हैं ना, इसके अंदर बिला वजह की मिस्टेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जब अल्लाह एक के बाद एक आसानियाँ कर रहा है पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जियो पॉलिटिक्स में। बाकी इकॉनमी तो हमारी वो जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं बढ़ गई है, वो तो बढ़ गई है, क्योंकि UAE ने जो आपको 1 मंथ का ले ओवर दिया था, अब उन्होंने 2 मंथ का कर दिया है, लेकिन 2 साल का नहीं किया। हमें तो बताया गया था कि जनाब UAE वाले तो हमारे ऐसे ताबे हैं, शहबाज शरीफ साहब के उनके साथ ऐसे रिलेशंस हैं, चीफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर वहाँ चले गए हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आ रहा। जब उनका एक शहजादा यहाँ पे आया था शिकार खेले, तो हमने उसको ऐसा प्रोटोकॉल दिया था कि एज ए पता नहीं कौन से हमारे उनसे डीले हो जानी है। तो इकोनॉमिकली स्पीकिंग बड़ी टफ पोजीशन में है, क्योंकि हमारे मुल्क में क्या असूल है, अगर आप बड़े पैमाने पे चोरी करें तो आप माफ़ हो जाते हैं, अगर आप छोटे पैमाने पे चोरी करें तो आप पकड़े जाते हैं। अब मैं आपको ये मिसाल से समझाऊँ, सोलर पावर पैनल्स, अगर आप IPP लगा लें तो कोई मसला नहीं, रियासत आपसे इतनी बेहुदा रेट में बिजली खरीदेगी कि लोग हैरान हो जाएंगे, हकीकत है समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपने किसी तरह सोलर पैनल लगा लिए तो रियासत आपको नहीं छोड़ेगी, बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर जो एलीट कैप्चर है वो सिर्फ दोस्तों के लिए है, कि क्योंकि मैं रियासत का दोस्त हूँ तो लिहाजा मुझे एडवांटेज दिया जाए, मैं बिजनेस करूँ, मैं पैसा कमाऊँ। और एप्स्टीन फाइल्स में तो हमें समझ आया कि मैं अपेरेंटली लोगों के साथ जिनसी ज्यादतियाँ भी करूँ तो कोई मसला नहीं है। तो ये रियलिटी यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है, और ये अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस रिलीजियस लाइंस होता है। अगर आप पाकिस्तान की सारी IPPs उठाएं और देखें वो लोग किस जमात से हैं, तो सारी जमातें उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है रियलिटी, मैं और आप किस चीज़ के लिए मरने, झगड़ने, लड़ने को तैयार है, हमें आज तक नहीं समझ आ रहा। बस कि हमारा जो इकोनॉमिक टर्मोइल है उसका एक और आइडेंटिफायर मैं आपको बता देता हूँ कि आपके मुल्क के अंदर इस वक्त मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि मैं 3 लाख एकड़ बांटूंगी गरीब ख़ानदानों में जिनका ज़रिए माश नहीं है, मैं फ़ी बंदा उनको 5 लाख एकड़ दे दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि हम इतने अमीर मुल्क हैं कि हम 3 लाख ज़रखेज़ ज़मीन बांट देंगे। पता नहीं हम ये क्यों कर रहे हैं, आई वंडर वाई। अगर हम 3 लाख एकड़ गरीबों में बांट दें और वो उस पर काश ना कर सकें, और फिर हम उनसे सस्ते दामों ठेकों पे ले लें, यानी कि हमारे दोस्त ले लें जो बड़े बड़े जागीरदार होते हैं, तो किसका फ़ायदा होगा। बड़ी कंस्पिरेसी थीरी आ रही है, 2 मिनट लगे इसको डिबंक करने में। आप 5 लाख एकड़ लोगों को दे देंगे, वो उस पर करेंगे क्या। गंदम इंडस्ट्री आपने तबाह कर दी, आलू की इंडस्ट्री आपने तबाह कर दी, वो क्या लगाएंगे इस पर। कॉटन का पर्पज़ नहीं रहा, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह होगी, तो करेंगे क्या। और वो खाद के पैसे कहाँ से लाएंगे, वो बीज के पैसे कहाँ से लाएंगे, वो बिजली के पैसे कैसे देंगे। तो ये तो बेईमानी है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का रुको ज़रा सब्र करो, हमारे पास भी हल है, हम फ़ी फैमिली 12,500 देंगे। अब क्यों जी, बहुत पैसे हैं। लोगों को भिखारी बनाने में हमारे रियासती इदारों का बड़ा भरपूर किरदार है। इसको बिस पे लगा दो, इसको मुफ्त ज़मीन दे दो। वैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बैंक भी सस्ते दाम दे दिए जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को पहले लोन दिया जाता है, फिर होटल बेच दिए जाते हैं कि जनाब आप ये खरीद लें लोन के पैसों से। तो चलो माड़ियाँ भी ख्याल रख लो, लेकिन हु विल पे फॉर ऑल दिस। FBR का डाटा शो करता है कि जो सैलरीड क्लास है वो सबसे ज़्यादा टैक्स देती है, मोर देन एक्सपोर्टर्स, मोर देन रिटेलर्स, मोर देन ताजर कंबाइंड। तो यानी कि आपने बेसिकली एक्सप्लॉइट किसको करना है, सैलरीड क्लास को। लेकिन वो भी कैसे करेंगे, पूछो ना सलमान भाई कैसे। मैं बताता हूँ, देखो सैलरियाँ तो इतनी है नहीं कि डायरेक्ट टैक्स ले सकें, लेकिन GST के नाम पे तो हम आपको खा पी जाएंगे। यानी कि हम GST भी लेंगे, इनकम टैक्स भी लेंगे,
हम कॉर्पोरेट टैक्स भी लेंगे, हम लोकल बैंक से भी कर्जा लेंगे और हम इंटरनेशनल फंड से भी कर्जा लेंगे। और ये पैसा जाता कहाँ है? मैं बता दूं सर, इजाज़त है? मैं बताता हूँ कहाँ जाता है। ये जाता है बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, और उन बड़े बड़े प्रोग्राम्स के छोटे छोटे बेनिफिशरीज होते हैं उनको। ये जो पूरा इकोनॉमिक पहिया है रियासत का, ये कैसे चलता है? रियासत को फंड आते हैं, कुछ डेट सर्विसिंग में जाता है, बाकी सारा रियासती प्रोजेक्ट्स में जाता है। उन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे दिए जाते हैं। आप रोड बना दें, आप ब्रिज बना दें इन अ सिंपलर सेंस, आप कंपनी सेटअप कर दें, आप ये एनजीओ चला दें इन अ स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स सेंस। उसमें कौन पैसे कमाता है? यही रियासत के जो आगे पीछे के लोग होते हैं। तो ये इकॉनमी परफेक्ट है उनके लिए, लेकिन अवामुन नास के लिए नहीं। तो लिहाजा इकोनॉमिकली स्पीकिंग हमारा जो मामला है बद से बदतर हो रहा है। और जो हमारी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है पीटीआई, उनका भी यही प्लान है। सिर्फ वो ये कहेंगे कि जनाब हम करप्शन नहीं करेंगे इस पैसे में। सर मैं भी कह रहा हूँ कि इस पैसे में करप्शन नहीं होती। ये पूरा सिस्टम बना ही ऐसे है कि अमीर लोगों का पैसा लेता है सरकारी लेवल पे और फिर अमीर लोगों को बांट देता है। इसका हल पीटीआई के पास भी नहीं है। तो करप्शन तो बढ़ गई ना। आपका पूरा का पूरा सिस्टम बेसिकली खोखला है। और आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? डीजीआईएसपीआर साहब एचसन कॉलेज जा रहे हैं, यानी कि डीजीआईएसपीआर जो फौज के जो सबसे ताकतवर इदारा है पाकिस्तान का, उसके समझ लें कि ऑफिशियल ऑल एंड ऑल स्पोक्स पर्सन है वो एचसन कॉलेज जो एलीट का स्कूल है लाहौर, वहाँ पे जाके बयान कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं फितनतुल ख्वारिज के बारे में। मसलन कि अच्छी बात है आप लोगों को एजुकेट करें, ऑन मैस एजुकेट करें, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो बच्चे एचसन कॉलेज, लाहौर अमेरिकन स्कूल, कराची अमेरिकन स्कूल, ये जो टॉप के अमीर तरीन स्कूल यहाँ पढ़ते हैं ना, ये ऑलरेडी सर आपके सिस्टम का हिस्सा है। ये आप लोग ही हैं, तो इनको क्या समझाना है? ये उसी तरह है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जाए एचसन कॉलेज इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चों को तकरीर करने के लिए, और सर घर की बात है, वो आप इवनिंग टी पे बता सकते हैं। आपको जाना चाहिए उन स्कूलों में जहाँ पे बच्चों को एक्सेस नहीं है, जहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बस ये है जी। बाकी आप में से जो एचसन नहीं जा सका, आई एम सॉरी, ठीक है। वैसे हमने भी एचसन जाके क्या ही पढ़ लिया, ठीक है। ना हम इंडस्ट्री बना सके, ना हमको बड़ा धंधा कर सके, ना ही हम किसी सियासी जमात का हिस्सा बन सके, ना ही MNA बन सके। हम यूट्यूबर बनेंगे, हैं जी सलमान साहब? ठीक है ना जी। अच्छा जी, पाकिस्तान ने वाशिंगटन को कह दिया कि जी आप डायरेक्टली तेहरान से बात कर लें। ट्रम्प साहब परेशान हो गए। जहाँ पाकिस्तान ने कह दिया डायरेक्टली तेहरान से बात करें, उनको तो समझ नहीं थी इस चीज़ की। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमने अभी तक दरवाज़ा मुकम्मल बंद नहीं किया अफ़गानिस्तान के साथ, हम बातचीत करने को तैयार हैं। वो याद है कुछ महीना पहले हमने आपको कहा था कि पहले मारेंगे फिर बात ही करेंगे, क्योंकि बातें रिजॉल्व ही बात से होती हैं। लोग मानते नहीं थे, लोग तो फतवे दे देते थे कि जनाब इसका निकाह ख़त्म हो गया, उसका निकाह जायज़ हो गया, ये हो गया। पता मुझे नहीं समझ आता कि हमारा खूबसूरत दीन जो अल्लाह की नेमत है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आया था, उसको हम अब्यूज़ क्यों करते हैं? उसके हुस्न को पहचाने कि उस दीन में इतना अमन और पीस है कि वो आपकी अहले किताब से शादी जायज़ करता है। इवन दो अहले किताब के जो ओपिनियंस हैं अंबिया के बारे में, आपके दीन के बारे में, वो इतने सख्त हैं, लेकिन वो फिर भी वो निकाह जायज़ करता है, क्योंकि तौहीद के मामले में वो करेक्ट होते हैं। फिर भी हम उसको बुरा इस्तेमाल करते हैं। क्वेटा ने फैसला किया कि जो बलूचिस्तान में फैसला हुआ कि जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हमला हुआ है और जितने अच्छे तरीके से उसको रोका गया है, उसके बाद बसंत तो बनती है। और 3 दिन का बसंत फेस्टिवल जी वहाँ लॉन्च हो गया है। लाहौर की लीड लेते हुए 15 फरवरी तक बसंत वहाँ मनाई जाएगी, यानी कि 13, 14, 15, यानी वैलेंटाइंस डे आपका बसंत पे गुजरेगा। अच्छी बात है, आप गुड्डी के ज़रिए चिट्ठी किसी के घर पहुँचा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सेफ्टी गाइडलाइन इशू हुई हैं, बहुत पार्टिसिपेशन होगी जनाब, बड़ा मज़ा आएगा। थोड़ा सा ना अब ज़रा अब आपको भी समझ आ रही होगी कि बेसिकली अगर हम इन लोगों को सर्कस देते रहें तो ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि यार सब कुछ ना तबाह हो गया। जब हम पहले कह रहे थे, लोग कहते ओ आप लोग तो बस एम ही ना हर बात पे गुस्सा करते, तनकीद करते हैं। अच्छा चलो देख लें, सारी बातें जो हम कर रहे हैं पिछले 3 साल सच हुई जा रही हैं। हमने आपको कहा था कि दुनिया जो है वो एक एलीट ग्रुप ऑफ पीपल चलाता है, एप्स्टीन फाइल्स ने साबित कर दिया। हमने आपको कहा है कि जो गाज़ा का प्लान था वो कतन गाज़ा तक रुकना नहीं है, उन्होंने ऑल द वे पाकिस्तान तक डिस्टेबलाइजेशन करनी है। वो तो आज DGISPR साहब भी कह रहे हैं कि जनाब दहशतगर्दी इंडिया और दुनिया फंड कर रही है, यहाँ हो रही है। हम तो आपको 3 साल से पिट रहे हैं, हम आपको 3 साल से पिट रहे हैं मुस्लिम अलायंस बनाएं, अब नज़र आ रहा है कि बनानी पड़ेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत समझदार हैं, सलमान कहता है हम बहुत समझदार हैं, ठीक है।
बाकी पंजाब के गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, द डिसइनफ्रेंचाइज्ड पीपल ऑफ पाकिस्तान, सरकारी मुलाजिम, उनका जो सिट इन है वो तीसरे दिन तक पहुंच गया है। ये ग्रैंड अलायंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है पंजाब सिविल सेक्रेटरीट के बाहर कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो सुनी जाएँ। डिमांड्स क्या है कि जनाब रेगुलराइजेशन हो, रिवाइवल ऑफ लीव हो, पेंशन रूल्स हो, यानी कि बेसिकली हमारी नौकरियाँ लगें जहाँ पर हमें निकाला ना जा सके, जहाँ पर हमसे काम का ना पूछा जाए, और अगर हमारे खिलाफ कोई इंक्वायरी उठे तो हमें नौकरी से ना निकाला जाए, हमें सस्पेंड कर दिया जाए, कहीं हमें मूव कर दिया जाए। अल्लाह इनके लिए आसानियाँ करे। क्यूट बात है, हमारे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, जो लोग मुल्क चला रहे हैं, कि जनाब हमें इनफ नहीं मिल रहा। आपको याद होगा पार्लियामेंट्रीज की तनख्वाहें बढ़नी थी तो कैसे कैसे बयानात चलाए गए थे टीवी पे कि जनाब हमारी तनख्वाही कुछ नहीं होती, वहाँ तो पैसे ही नहीं होते। आप पाकिस्तान के सारे पार्लियामेंटेरियन उठाएं तो मेजॉरिटी अरबपति हैं। तो मेरा ख्याल है सर कि अगर आपने सिर्फ तनख्वाह पे रहना ना, तो जो इनडायरेक्ट फ़ायदे होते हैं वो लेना छोड़ दें, मुल्क का बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। कोई नहीं, अच्छी बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को करना चाहिए। वैसे सारे गवर्नमेंट मुलाजमीन चोर नहीं होते, इनमें कुछ शरीफ लोग भी होंगे, लेकिन मज़े की बात बताऊँ क्या है, इनके जो लीडरान होंगे ना इस यूनियन के, वो पैसे पूसे लेके साइड पे हो जाएंगे बाद में, जिस मुल्क में होता रहे। तो यहाँ तो बड़ा अच्छा चल रहा है। बाकी हमजा शहबाज साहब ने कहा कि बड़ा अरसा हो गया मेरा कमबैक नहीं हुआ, तो मैं भी ज़रा कमबैक कर लूँ। उन्होंने कहा जनाब जो वर्कर होता है ना पार्टी का, वो होता है क्राउन जूल, यानी कि ताज होता है ना, जो उस पर मेन जूल होता है। ये नून लीग कह रही है, जिनके पास इस वक्त पार्टी वर्कर कोई नहीं है, जो मुहिब्बे पार्टी हो, जो कहे जनाब मैं पार्टी के लिए जान दे दूँगा, इनके पास पेड वर्कर होते हैं, कहीं बिठाए होते हैं इन्होंने। और उनके बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी बसंत की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, ऐसे नहीं होना चाहिए था, गुडियाँ और डोरें सस्ती होनी चाहिए थी। यानी कि वो इशारा क्या कर रहे थे कि मरीम साहब अच्छा काम करें लेकिन नहीं भी कर रही। और आइडेंटिफायर क्या था, बसंत। बसंत पे डोर महंगी थी या सस्ती थी, आप मुझे बताएं इसका मकसद क्या था। ठीक है, पीछे से महरोज़ साहब बोले हैं, जो हमारे हेड रिसर्चर हैं, कि उन्होंने चरखी इस्तेमाल की थी। मैं ये बात नहीं कर रहा, सलमान साहब महरोज़ ये बात कर रहे हैं। हाँ जी, साथ महरोज़ की तस्वीर यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, सॉरी इस तरफ लगा दीजिए ताकि लोग देख भी सकें। बाकी अभी नेशनल असम्बली में एक बेवकूफ़ाना सी बहस हो रही है कि जनाब नेट मीटरिंग बहुत बुरी चीज़ है, पीपीपी पूरा ड्रामा करे कि ज़्यादती है। तो इसका रिज़ल्ट मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये पूरी बहस होगी, पूरा ड्रामा रचाया जाएगा और रियासत है कि जी पीपीपी ने बड़ा अच्छा कहा, हम पॉलिसी रिवाइज़ करेंगे, 2 को रुपये बढ़ा दो। यही होता है, चूरन है तो दिता जा रहा है। बेसिकली आज के वी लॉग का जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको चूरन दिया जा रहा है, आप चूरन ख़रीद भी रहे हैं। बसंत के मामले में आपको चूरन दिया गया, वो कोयटा में भी हो रहा है, आपने पूरा पूरा ख़रीदा भरपूर, आप उसमें अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हुए। आपको नेट मीटरिंग के नाम पे पीपीपी चूरन बेच रही है, आप माशाल्लाह वो भी कबूल कर लेंगे। रियलिटी ये है कि हम गुलाम इब्ने गुलाम है। सिर्फ हमारा जो मालिक है वो अमेरिका नहीं है, हमारे मालिक का मालिक सऊदी अरेबिया और उसका मालिक अमेरिका है। यानी कि हम इतने निचले लेवल के गुलाम हैं कि हमें तो अमेरिका दूर तक नज़र नहीं आ रहा। बात समझिए आप। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि या अल्लाह हमारे लीडरान को हिदायत दे, अल्लाह मुस्लिम उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह इन लोगों को अपने दिलों में रहम पैदा करने की कैपेसिटी देते, कि ये जब हमें देखें तो हमें कीड़े मकोड़े ना समझें, हमें इंसान समझें, शहरी समझें, बराबर का बेशक ना समझें, सिर्फ इंसान समझ लें। मईशत टैंक कर रही है रैपिडली, प्लीज़ पैसे ध्यान से खर्च करें, फजूल खर्ची मत करें। बसंत पे लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए जो उनके पास नहीं थे। मैं ज़ाती तौर पे लोगों को जाना जिन्होंने उधार पकड़ पकड़ के बसंत मनाई है। एक तो ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जेडे पैसे नहीं हैं वो भी खर्च करने। ठीक है, मैंने दफ्तर के लोगों से पूछा बसंत क्या कह रहे हो, हंसना शुरू उन्होंने कहा हजूर पागल तो नहीं होगा, 10,000 रुपये की डोर है, तो कम से कम इंजॉय करने के लिए आपको 3-4 पिन्ने तो चाहिए होंगे। उन्होंने कहा जी उस 30-40 गुड़ियाँ भी चाहिए होंगी, तो 1 लाख रुपया कितों आएगा। लेकिन मुझे लगा था तरीके से मुझे कहेंगे उधार दो। मैं कहा बड़ा खुशी हुई आपसे मिल के, हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।